जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 दिसंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज की शिफ्ट में करंट्स अफेयर 2025 स्पोर्ट्स और साइंस से महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं आज के 100% रियल क्वेश्चन और उनके डिटेल सोल्यूशन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है। आपसे पूछा था कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सबसे कम महत्वपूर्ण देश कौन सा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान जो था 163 देशों में 115वां स्थान था। स्कोर जो भारत का था वो 2.229 था। शीर्ष 3 शांतिपूर्ण देश कौन से हैं, तो शीर्ष 3 शांतिपूर्ण देश जो है आइसलैंड नंबर 1 पे है आपका, फिर आता है आपका आयरलैंड, फिर आता है आपका न्यूजीलैंड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्ष 2025 में किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रवीण कुमार एक भारतीय पैरा एथलीट हैं जो हाई जंप इवेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा 2 जनवरी 2025 को हुई और प्रवीण कुमार को भी शामिल किया गया। यह पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है जो 4 साल के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत सरकार का सर्वोच्च खेल सम्मान है। पुरस्कार को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से शुरू किया गया। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स उन 4 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें 2025 में यह सर्वोच्च खेल सम्मान मिला। अन्य 3 विजेताओं के नाम है मनु भाकर निशानेबाजी, डी गुगे शतरंज और हरमनप्रीत सिंह हॉकी। इन सभी नामों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा आने वाले सेटों में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जो कि जारी हुआ फरवरी 2025 में, भारत का स्कोर क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 38 है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की रैंक जो थी 96 थी। 180 देशों में 96 रैंक भारत की थी। शीर्ष देशों की बात करें तो सबसे कम भ्रष्ट जो है वह डेनमार्क है जिसका स्कोर 90 है। सबसे भ्रष्ट शीर्ष देश में सबसे कम भ्रष्ट जो है डेनमार्क है जिसका स्कोर 90 पे है या टॉप पे, और सबसे भ्रष्ट जो है दक्षिण सूडान है। इसको जारी कौन करता, तो जारी करता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला। आपसे पूछा है कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेमिन यमाल को इन्हें यह पुरस्कार मिला। ये जो है स्पेन के युवा फुटबॉलर है। चलिए बार बार लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 पूछ रहा है तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछ सकता है कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो यह उत्तर होगा इसका मैड्रिड स्पेन में। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 किस तिथि को आयोजित हुए, तो 21 अप्रैल 2025 को। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बने, तो मोडो डुप्लांटिस बने। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो सिमोन बाइल्स को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किताब किसने जीता, तो कितनी बार जीता है, तो 4 बार जीता है। सिमोन बाइल्स ने 4 बार जीता है। आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ सकता है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, तो वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला था वो रियल मैड्रिड को मिला जो कि फुटबॉल क्लब है। अभी आपसे पूछा था कि ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार जो कि हम लोग पढ़े हैं लॉमिन यमल को मिला, यह पूछा था। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, तो रेबेका आंद्रेडे को मिला। रेबेका आंद्रेडे इस प्रश्न का राइट आंसर था। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड किसे मिला, तो राफेल नडाल को मिला। लाइफ टीम अचीवमेंट अवार्ड तो केली स्लेटर को मिला। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 कौन सा संस्करण था, तो 25वां संस्करण था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करने के लिए किस संस्थान को निर्देश दिया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरी
नीरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीरी, नीरी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पर्यावरण से जुड़े वैज्ञानिक आकलन के लिए प्रमुख संस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के पीलेपन और प्रदूषण प्रभाव के अध्ययन हेतु नीरी को जिम्मेदारी दी है। कांच उद्योग से निकलने वाले SO2 सल्फर डाइऑक्साइड NOx और पार्टिकुलेट मैटर ताजमहल के लिए हानिकारक माने जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है केंद्रीय बजट 2023-24 में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस मिशन से भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य है। यह मिशन नेट जीरो 2070 लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा था 2025 में किस ग्रैंड स्लैम ने पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन कॉलिंग सिस्टम यानी कि मानव जज के बिना का उपयोग शुरू किया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विम्बलडन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विम्बलडन 2025 से पहली बार पूरी तरह मानव लाइन जजों को हटाकर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन कॉलिंग सिस्टम अपनाया गया। इसमें पहले विम्बलडन परंपरागत रूप से मानव लाइन जजों के लिए जाना जाता था। यह सिस्टम वैक आई आधारित तकनीक पर काम करता है जिसमें निर्णय अधिक सटीक और तेज होते हैं। यह बदलाव खेल में तकनीक के बढ़ते उपयोग का बड़ा उदाहरण है। US ओपन 2020 में और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 पहले ही इसे अपना चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के जवाबों में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन ब्रह्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार द्वारा 2025 में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद शुरू किया गया एक मानवीय सहायता अभियान था। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने राहत सामग्री, दवाइयां, भोजन, NDRF टीमों और मेडिकल सहायता म्यांमार भेजी। यह अभियान भारत की नाइबोवर्स भ्रष्ट पॉलिसी और मानवीय कूटनीति को दर्शाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार भूकंप 2025 के लिए चलाया गया, ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया भूकंप के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन संकट के समय चलाया गया और ऑपरेशन कावेरी सूडान संकट के समय यह ऑपरेशन चलाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? आपसे पूछा कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2070 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने COP26 ग्लासगो 2021 में 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य घोषित किया। नेट जीरो का अर्थ है जितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उतना ही अवशोषण या निरस्तीकरण होगा। यह लक्ष्य भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर तय किया गया। यह भारत की जलवायु परिवर्तन रणनीति का दीर्घकालिक लक्ष्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 का 10वां संस्करण की थीम क्या थी? आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 10वां संस्करण की थीम क्या थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुर्वेद फॉर पीपल्स एंड प्लेनेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कब मनाया गया है दिवस? तो यह मनाया गया 23 सितंबर 2025 को। धन्वंतरी जयंती भी इसे बोलते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 का यह 10वां संस्करण था। थीम जो है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के आपसी संबंध पर केंद्रित रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अर्जुन पुरस्कार 2024 जो कि जनवरी 2025 में महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार 2024 जनवरी 2025 में महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलीमा टेटे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर है। उन्हें यह पुरस्कार 2024 से जनवरी 2025 में सम्मानित किया गया। यह आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली प्रेरणादायक खिलाड़ी मानी जाती हैं। अन्य हॉकी विजेता है संजय
सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बीमा विस्तार योजना कब लॉन्च होने की संभावना है। आपसे पूछा कि बीमा विस्तार योजना कब लॉन्च होने की संभावना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2025 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बीमा विस्तार योजना का उद्देश्य ग्रामीण और वंचित वर्ग तक बीमा कवरेज पहुंचाना है। यह योजना जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा को एक साथ कवर करने की परिकल्पना पर आधारित। सरकार ने इसे 2026 की शुरुआत में लागू करने का संकेत दिया। यह योजना इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 लक्ष्य से जुड़ी हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मई 2025 में INS शारदा ने किस देश के साथ द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास में भाग लिया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। INS शारदा भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वे पोत है। मई 2025 में भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय HADR अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा प्रबंधन, राहत कार्य और समन्वय क्षमता को मजबूत करना था। यह अभ्यास भारत मालदीव रक्षा सहयोग और सागर नीति को मजबूत करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कुल कितने केंद्र खोले जा चुके हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15,557 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 तक देश भर में 15,557 जन औषधि केंद्र संचालित हो चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है। यह परियोजना रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाती है। नया लक्ष्य जो है मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 जो कि 11 मई को मनाई जाती है, थीम क्या थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यात्रा युगांतर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष या 11 मई को मनाया जाता है। 2025 की थीम नवाचार, अनुसंधान और उन्नत तकनीकों के तेज विकास पर केंद्रित थी। यह थीम भारत के टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन और R&D एक्सेलरेशन को दर्शाती है। दिवस का उद्देश्य वैज्ञानिक उपलब्धियों और तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना है। इसका पूर्ण थीम जो है वह यात्रा युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशंस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2025 में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई गई। आपसे पूछा कि 2025 में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई गई, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले की जो जन्म है वह 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। योगदान इनका है 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विश्वविद्यालय खोला। सावित्रीबाई फुले की बात करें तो इनकी जो जयंती होती है 3 जनवरी को होती है। ये महिला शिक्षा दिवस के रूप में भी इसको मनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। आपसे पूछा कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1:2, 2:2, 2p4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 हो, इसलिए इसमें कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने का कर्म जो है ऑफ-बाउ सिद्धांत के अनुसार होता है 1s 2s 2p। 1s कक्षा में 2 या 2s में 2 और शेष 4 इलेक्ट्रॉन 2p कक्षा में जाते हैं। बाई कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऑक्सीजन अधातु है और -2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा संभारिक किसे कहते हैं। आपसे पूछा था कि संभारिक किसे कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान द्रव्यमान संख्या भिन्न परमाणु संख्या संभारिक कहलाते हैं। संभारिक की बात करें तो संभारिक वह तत्व होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, इनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है, इसलिए वे भिन्न तत्व होते हैं। भिन्न परमाणु संख्या होने के कारण इसके रासायनिक गुण अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्बन
कार्बन और नाइट्रोजन का। कार्बन और नाइट्रोजन में दोनों की द्रव्यमान संख्या 14 है, पर परमाणु संख्या अलग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गुरुत्वीय त्वरण जी का सूत्र क्या है। आपसे पूछा कि गुरुत्वीय त्वरण जी का सूत्र क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी बराबर GM बटा आर स्क्वायर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी बराबर GM बटा आर स्क्वायर है, जहां जी जो है गुरुत्वाकर्षण से स्थिरांक है और आपका यम जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। जी का मान पृथ्वी पर लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऊंचाई या गहराई बदलने पर जी का मान बदलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है CuSO4 और +5H2O पानी मिलाकर क्या बनता है। CuSO4 इंटू 5H2O या किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह आपसे पूछा था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस अभिक्रिया में दो पदार्थ CuSO4 और H2O मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। सफेद निर्जल कॉपर सल्फेट पानी मिलाने पर नीले रंग का हाइड्रेट बनाता है, जहां एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया जल योजन का भी उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जल यानी कि वाटर के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं। आपसे पूछा जल यानी कि पानी के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 परमाणु होते हैं। चलिए जान लेते हैं ऐसा क्यों। तो इसका जो सूत्र होता है जल का वो H2O होता है। H2O होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन के तत्व होते हैं। कितने? तो 2 हाइड्रोजन के तत्व होते हैं और एक आपका हो जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक तत्व हो जाता है, दोनों मिलकर जो हो जाते हैं 1 + 2 3 हो जाते हैं। तो ऑप्शन जो दिया होता है बी वो इस प्रश्न का राइट आंसर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सही सूत्र क्या है। आपसे पूछा है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सही सूत्र क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जूल का ऊष्मा नियम बताता है कि उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के समानुपाती होता है। मूल सूत्र जो होता है वो होता है H बराबर I²RT। ओम के नियम B बराबर IR से इसे बदला जा सकता है, इसलिए H बराबर BLT और H बराबर B²/RT भी सही है। तीनों सूत्र एक ही सिद्धांत के अलग अलग रूप हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाले बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का रंग कैसा होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफेद होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट जल में आघूलनशील होता है, इसलिए यह अवक्षेप के रूप में निकलता है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप सफेद रंग का होता है। यह एक डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का उदाहरण है। सल्फेट आयन की पहचान के लिए BaCl2 टेस्ट प्रयोग किया जाता है, सफेद अवक्षेप बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है शरीर के सभी अंग भिन्न भिन्न कार्य क्यों करते हैं। आपसे पूछा कि शरीर के सभी अंग भिन्न भिन्न कार्य क्यों करते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका विभेदन के कारण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभेदन की प्रक्रिया में कोशिकाएं विशेष संरचना और कार्य प्राप्त करती हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक अंग तंत्र बनाती हैं। प्रत्येक अंग की कोशिकाएं विशेष कार्य के लिए अनुकूलित होती हैं, जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत। इसी कारण शरीर के अंग कार्यात्मक रूप से भिन्न होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। या आपसे न्यूमेरिकल पूछा था। आपसे पूछा था कि यदि द्रव्यमान m बराबर 75 kg और g बराबर जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ऊंचाई 8 मीटर और समय t बराबर 25 सेकंड है, तो शक्ति क्या होगी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शक्ति का सूत्र हम लोग जानते हैं, पावर बराबर वर्क बटा टाइम होता है। किया गया कार्य बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा mgh हो जाएगा, m इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। यहाँ जब वैल्यू रखेंगे वर्क का तो 75 × 10 75 × 10 × 8 हो जाएगा। तो इसका जो आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6000 जूल आ जाएगा। 6000 जूल, और 6000 जूल को जो 25 से कार निकालना है तो कार बराबर हम लोग देखें कि क्या होता है। कार बराबर होता है
कार्य बराबर होता है जो वह होता है कार्य बराबर तो वर्क बटा समय, तो समय जो है 6000 जूल और समय जो दिया है 25 सेकंड, तो 6000 को जब 25 से भाग देंगे तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 240 वाट। 240 वाट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, वर्क बटा टाइम होता है और किया गया कार्य mgh होगा। जब वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा 6000 जूल आ जाएगा, 6000 जूल हो जाएगा। और कार्य बराबर जानते हैं कि क्या होता है, कार्य बराबर जो आपका होता है वो होता है वर्क बटा समय, जो भाग देंगे तो आ जाएगा 240 वाट। इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिलंब की ओर मुड़ता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम हो जाती है, गति कम होने के कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, घटना अपवर्तन कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, वह पूछा है द्विखंडन किस जीव में होता है, द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन किस जीव में होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीबा। अमीबा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्विखंडन में एक कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। अमीबा में यह प्रजनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है, यह अलैंगिक प्रजनन का सरलतम प्रकार है। इसमें पहले नाभिक विभाजन फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। द्विखंडन के उदाहरण है अमीबा, मुगलन के उदाहरण है हाइड्राइस्ट और बहुखंडन के उदाहरण है प्लाज्मोडियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, श्रम का क्रियात्मक विभाजन किसमें देखा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुकोशिकीय जीवों में, कोशिकाओं के समूह में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कोशिकाएं ऊतक और अंग अलग अलग कार्य करते हैं, यही व्यवस्था श्रम का क्रियात्मक विभाजन कहलाती है। इसमें शरीर की दक्षता और जीवित रहने की क्षमता बढ़ती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, समान वेग और समय के ग्राफ में रेखा किसके समांतर होती है। आपसे पूछा कि समान वेग और समय के ग्राफ में रेखा किसके समांतर होती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय अक्ष के समांतर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समान वेग का अर्थ है कि वेग समय के साथ नहीं बदलता। वेग समय लिखती ग्राफ में वेग स्थिर होने का रेखा क्षैतिज होती है, क्षैतिज रेखा समय अक्ष के समांतर होती, इस स्थिति में त्वरण 0 होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, एंजाइम मुख्य रूप से किस कोशिकांग में पाया जाता है जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम में पाचन करने वाली शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और अंगों को नष्ट करते हैं। कोशिका में नष्ट होने पर लाइसोसोम फट जाता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम मुख्यतः पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये रहे आपके 12 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका अगर आने वाले समय में एग्जाम है, आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है, तो यह सेट महत्वपूर्ण है। यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको पढ़ के जाना है, कौन कौन से टॉपिक पूछ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक रिपीट हुए जो आपको बताया हूं, उस टॉपिक को जरूर मजबूत कर लीजिए। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।